हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तंसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत एंड एनर्जेटिक वेलकम। ये इमेज आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, इसको हम भारतीय समाज के अंदर बोलते हैं सास बहू का कलेश, जहां पे सास कहती है कि मैं तुझे जीने नहीं दूंगी। और ये जमाना वैसे खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है आइए आपको बताता हूं। मैं गया गूगल पे और वहां पे मैंने कुछ सर्चिंग डाली और मैंने सर्चिंग पता है क्या की, मैंने सर्चिंग में लिखा सास ससुर प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, और जब ये शब्द मैंने टाइप किया तो क्या आया सामने, इतनी सारी इमेजेस है जो आ रखी है। कई सारे अलग अलग यूट्यूबर्स ने कई सारे इसमें अलग अलग जो हैं क्लासेस वगैरह हैं जो ले रखी हैं। ससुर की संपत्ति पर बहू का कितना अधिकार है, अब महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा वगैरह वगैरह, कई तरह की सारी बातें जो आपके सामने आ रही है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसा कुछ आपके बीच में भी बताने वाला हूं तो आपकी गलतफहमी है। क्यों? चलिए, लिंकिंग लॉ है ना, कुछ तो अलग करेंगे। देखो एक्चुअल में क्या है, दो कानून है। कितने? दो कानून। और वो दोनों कानून आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। यहां पे लड़ाई सिर्फ सास बहू या फिर बहू की सास ससुर से नहीं है, यहां पे लड़ाई दो कानून की है। एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं और उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? बिल्कुल लगता है। चलिए भाई, तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं और ये कहानी जो है वो शुरू होती है 2013 में। कब होती है? 2013 में। अटेंशन के साथ ऑब्जर्व करना, बड़ा मजेदार और बड़ा ही रोचक किस्सा है। किस्सा भी है, कहानी भी है और केस लॉ की कहानी। ध्यान रखना, केस लॉ की कहानी एक इंपॉर्टेंट अपना हथियार है जो एक तरीके से वापस आपके बीच में शुरू है जो कर रहा हूं मैं। तो क्या हुआ कि 2013 के अंदर 2013 के अंदर एक बालक जो है एक बालिका को पसंद करता है। ठीक है, और दोनों की इस तरीके से क्या हो जाता है, शुभ विवाह हो गया। ये 2013 की बात बता रहा हूं मैं। देखो कई बार है ना, कानूनी तथ्य, अगर किसी केस के तथ्य फैक्ट्स पता हो ना तो उसका लीगल एस्पेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए, तो यहां पर क्या हुआ कि इस तरीके से दोनों का शादी वादी है जो हुआ। शुरू में मामला ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आप सब लोग जानते हो ना कि कहीं कहीं जो क्या होने लग जाती है, दोनों के पीछे लड़ाई होने लग जाती है। और उस लड़ाई के अंदर कौन पिस जाते हैं? बेटी के माता पिता। बेटी के माता पिता तो पिसते ही पिसते हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा या कह सकते हैं उनके बराबरी का मामला किसका खराब होता है? जो बेटे के मदर फादर होते हैं उनका। क्यों भाई? उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उन्हें प्रॉब्लम यह है क्योंकि हमारे भारतीय समाज में अभी तक घर जमाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो उतना एक्टिव नहीं हुआ है। अभी तक जो है हम बहू को ही घर पे लेके आते हैं, जमाई को है जो सामने ससुराल में नहीं भेजते। तो फिर क्या होता है कि ये जो कन्या राशि है ना, ये कन्या राशि क्या करती है, यहां पर आती है इसके घर के साथ में। आप सोचो कि सास ससुर ने मिलके जो है इस तरीके का एक बढ़िया सुंदर सुशील घर है जो बना रखा है। ठीक है, अब ये घर बना रखा है जिनमें इन्होंने 1 2 3 4 5 6 कमरे और इस तरीके से गार्डन वार्डन है जो छोड़ रखा है। और ये यहाँ पे डुप्लेक्स लॉबी छोड़ रखी है। ये घर बन रहा है। ठीक है, मेरी पेंटिंग को मत देखना, मेरे कानूनी एस्पेक्ट को ऑब्जर्व है जो करना। पेंटिंग तो आप लोगों जो सुंदर में बना ही नहीं सकता। तो अब ये क्या है, ये इस तरीके का उनका घर है जो है। और यहां पर फिर ये चारों लोग रहते हैं। कौन लोग? एक तो ये सासू माँ जिनको आप कह सकते हो, ओके। इनके अलावा सासू माँ रहती हैं, ससुर जी रहते हैं, सासू माँ ससुर जी और उनका सुपुत्र और उनकी नव विवाहिता यानी कि बहू। ये चारों जो हैं इस घर के अंदर रहते हैं। ये इस कहानी की बात ही बता रहा हूं मैं आपको। फिर आता है एक भूचाल। बहू की बेटे के साथ में बननी हो जाती है बंद, या किसी कारण से सासू माँ के साथ हो जाती है बंद, या बेटा जो है वो सास की सुने बहू की सुने, वही मतलब सास बहू वाले झगड़े वगड़े इस तरह से कुछ। तो उस कहानी में ज़्यादा हमें रुचि नहीं दिखानी है। रुचि इस बात में दिखानी है कि बेटा एक दिन क्या है, परेशान होकर अलग से रहना शुरू कर देता है। बेटा जो है वो क्या है, अलग से कि मैं नहीं जी सकता, और वो एक सेपरेटली रेंटल प्रीमाइसेस के अंदर रहना शुरू कर देता है। ठीक है, अब बहू जो है वो यहाँ पे रह रही है सास ससुर के साथ में वगैरह। ठीक, बहू ने पता है क्या किया, बहू पढ़ी लिखी थी है ना, और वो चली गई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, यानी कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 का, वो वहाँ पे चली गई। और वहाँ से उसने एक रेजिडेंस ऑर्डर है जो पास करा दिया। क्या करा दिया? रेजिडेंस ऑर्डर। अब आप में से जिन लोगों को जानकारी नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि रेजिडेंस ऑर्डर होता क्या है। एक्चुअल में कि जो बहू है तो उसको क्या दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा।
उसको एक तरीके से इस बात का अधिकार है जो दिया जाएगा कि भाई आप जो है अपने सास ससुर के या जो भी घर है उसके अंदर रह सकते हो, बराबर। तो यहां पे रेजिडेंस ऑर्डर पास किया गया, अब सास ससुर को टेंशन होगी, ठीक है। ये लोग कहाँ गए? अच्छा, एक बात बता देता हूं, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो अधिकार होता है ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, एक वैधानिक अधिकार है, राइट। तो सास ससुर ने क्या किया, इन्होंने भी एक कानून का सहारा लिया, और वो कानून कौन सा था? इन दोनों ने एप्लीकेशन लगाई। कहाँ एप्लीकेशन लगाई? इन्होंने लगाई मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन का एक्ट बना हुआ है 2007 का, वहां पे इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि इस कानून के तहत देखें तो इस घर के अंदर इनका अधिकार है, माता पिता ने बोला भाई हमको अपने हाल पे छोड़ दो, हमें जीने दो, है ना। और इस तरह बहू कहती है कि नहीं मैं तो इस घर में रहूंगी, वगैरह वगैरह। अब ये है मामला, मतलब दो कानून की आपस में लड़ाई हो रही है। दोनों कानून के नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला कानून है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, और दूसरे कानून का नाम है अपने आप में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो आज का जो मुद्दा है ना वो बेसिकली इन दोनों कानून के बीच का है, क्योंकि एक तरफ जो है बहू का अधिकार प्रोटेक्ट हो रहा है और दूसरी तरफ यहां पे तो बहू पहले ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में गई, वहां से इस तरीके से जो भी अधिकार था, है ना, फिर उसके अगेंस्ट में डिविजनल कमिश्नर, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है, पेरेंट्स गए थे, उनको अधिकार मिल गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला कि बहू को घर से निकलना पड़ेगा, पेरेंट्स अपने घर पे रहेंगे। तो फिर बहू ने वापस उसको डिविजनल कमिश्नर में चैलेंज किया। फिर इन बिटवीन जो है वो हाई कोर्ट पहुंची। कौन सा हाई कोर्ट? दिल्ली हाई कोर्ट। देखो किसी भी हाई कोर्ट का जजमेंट जो होता है ना वो लैंडमार्क के केसेस में काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर उस जजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात हो जो कहीं कहीं क्या हो अपने आप में एक लीगल स्टिक को तैयार करे तो वो प्रैक्टिस के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है, और कोई भी वकील भारत के किसी भी कोर्ट में उस जजमेंट का सहारा भी ले सकता है फॉर द रेफरेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि बहू का नाम यहाँ पे शायद पूजा मेहता ही होना चाहिए, पूजा मेहता ही है यहाँ पे। तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और उसके साथ को पिटिशनर कौन बन गया? उसका पति, यानी कि सास ससुर का बेटा, और सामने रेस्पोनेंट यानी कि सामने पार्टी किसको बनाया? सास को और ससुर को। यानी कि अब ये केस जो है लीगल वे में कन्वर्ट हो गया किसके सामने? दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। तो दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये जो मामला है जो आया किसका? ये पूजा मेहता का। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने इस तरफ जो है बहू, ये कौन बन गई? ये बन गई पिटिशनर नंबर 1। ये कौन है? जो बेटा है वो बन गया पिटिशनर नंबर 2। तो ये P1 और ये P2। सामने पार्टी किसको बनाया? सास और ससुर को, यानी कि R1 और R2। एक तो सास बन गई और साथ ही साथ में और ससुर बन गए। आपको पता है कई बार है ना इन बुजुर्ग दंपति का आगे सुनना, मैं आपको जो फैक्ट बताने वाला हूँ ना वो फैक्ट आपको भी एक रियलिस्टिक चीज़ से कनेक्ट है जो करने वाला है। कई बार पता है इन सास ससुर की ज़िंदगी बड़ी खतरनाक टाइप की होती है, ना लेना ना देना। कई अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि हमारे देश के अंदर कि सास ससुर जो है वो बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर एक पुलिस में एफआईआर दर्ज की जाती है कि बहू के साथ छेड़खानी की गई। ऐसा भी कई बार ऐसा मामला देखने को मिलता है। हालांकि कुछ मामले सत्य भी होते हैं लेकिन कुछ मामले असत्य भी होते हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही कि इस तरीके से दोनों ने पार्टी बनाई, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला आया। तो अब ये बहू जो कह रही है ये कह रही है कि हमारे ससुर जी जो है वो बहुत ही होशियार है ना। वो जानबूझ के जो डोमेस्टिक वायलेंस कानून में, डोमेस्टिक वायलेंस कानून के अंदर जो मुझे अधिकार मिला ना, तो वो उस अधिकार की बैंड बजाना चाहते हैं। इसलिए जो है ये दोनों कहाँ पे गए हैं? ये अपने मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, यानी कि जो सीनियर सिटीजन वाला कानून है, इसलिए ये दोनों जानबूझ के उस एक्ट में जाकर मेरे इस रेमेडी को खत्म करना चाहते हैं। सास ससुर की बातें सुनना, और सुनने के बाद कोर्ट भी वही ओपिनियन लिया जो आप लोग सोचने वाले हो। सास ससुर ने 3 बातें बताई। ओके, तैयार हो सुनने के लिए? सुनिए। सास ससुर ने कहा 3 एस्पेक्ट जो उन्होंने बताए। नंबर 1, सबसे पहली बात उन्होंने ये बताई कि भाई बहू जो है अभी हमारे घर में रह रही है और वो बहू रानी पता है क्या कर रही है?
जो भी हमारे घर के वैल्यूबल आइटम्स हैं उनको धीरे धीरे मिस अप्रोप्रिएट कर रही है। जैसे घर में कोई पेंटिंग रखी हुई है तो उसको सेल आउट है जो कर रही है, घर का कोई सामान वगैरह है उसको इस तरीके से मतलब कौड़ियों के भाव बेचा और सेल आउट है जो कर रही है, मतलब बेच रही है और उसका पैसा खुद यूटिलाइज कर रही है। तो सास ससुर ने कहा कि जो बहू है वो हमारे घर में रह के हमारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो हमने अपनी मेहनत से कमा रखी है वो उसको एक तरीके से मिस अप्रोप्रिएट कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस अप्रोप्रिएशन जो है यानी कि दुर्विनियोग करना आपके आईपीसी और बीएनएस के तहत एक अपराध है जो होता है। तो पहला इन्होंने ये बात बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि हमारे घर में टोटल 6 रूम्स हैं। कितने रूम है आप देख पा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो इन्होंने कहा कि हमारे घर में 6 रूम है और उसमें से हमें रहने के लिए, हम बुजुर्ग दंपति को रहने के लिए सिर्फ 1 रूम है जो दिया गया है और बाकी 5 के 5 रूम जो है बहू रानी ने अपने कब्जे में है जो रखे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि हम इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि जिस बेटे को हमने बचपन से लेकर जन्म से लेकर उसको बड़ा है जो किया है, फाइनली हम इसने थक चुके, इतने डिस्ट्रेस में आ चुके हैं कि हम पब्लिकली बार बार कहते हैं कि ये हमारी औलाद नहीं है, मतलब दे आर पब्लिकली डिसआउन। एक तो होता आउन यानी कि खुद का बेटा, डिसआउन मतलब ये मेरा बेटा नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं पब्लिकली, कौन, सास ससुर जो है। क्योंकि देखो एक अगर माता पिता अगर इस तरीके से अपने खुद के सगे बेटे को डिसआउन कर रहे हैं ना तो इसके पीछे भी बड़ा दर्द छुपा रहता है। वरना कौन से माँ बाप होंगे जो इस तरीके से जन्म लेने के बाद अपनी औलाद को बड़ा करें और फिर बोले कि नहीं ये तो हमारी औलाद है ही नहीं। तो 3 ग्राउंड जो है वो कोर्ट ने अच्छे तरीके से सुने, ऑब्जर्व है चुकी है। और इनका मैडम का भी ग्राउंड सुना, बहू रानी का, जो मैडम ने कहा ना कि मेरे अधिकार को कर्टेल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो इन्होंने कुछ एविडेंस साथ में वो पेश नहीं कर पाई। तो कोर्ट ने इनकी बात को तो नज़रअंदाज है जो कर दिया कि भाई अगर आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अधिकार है, इसका मतलब सास ससुर के पास में जो मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन का अधिकार है वो खत्म हो जाएगा या वो सुपरसीड करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब कोर्ट का ये कहना है कि भाई आपका जो घरेलू हिंसा का जो कानून है ना, जो आपका डोमेस्टिक वायलेंस का के खिलाफ जो आपके पास अधिकार है, तो ये अधिकार जो है वो सीनियर सिटीजन या फिर पेरेंट्स का जो अधिकार है उस कौन से कानून में, 2007 के कानून में, तो उसको ये कर्टेल नहीं कर सकता। ये कानून अपनी जगह पर भी काम करेगा और ये कानून अपनी जगह पे काम करेगा। आपको इस कानून के तहत कोर्ट का बेनिफिट मिला है तो इसका मतलब ये अधिकार खत्म नहीं हो जाएगा। कहानी समझ में आई? अब फाइनली कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया, हाँ समझो। इसीलिए कहा जाता है कि कोर्ट जो है वो कोर्ट ही होता है, हर चीज़ को सोच समझ के डील जो करता है। तो फाइनली कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया कि भाई ये जो पिटिशनर नंबर 2 बना है ना, हस्बैंड, ये हस्बैंड क्या करेगा कि अपनी सुंदर सुशील पत्नी को हर महीने 75,000 देगा, जब तक कि, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भले बहू को बिल्कुल घर से बाहर निकाल के रोड पे डाल दो, नहीं, उन्होंने उनके अधिकार को भी प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये जो हस्बैंड है 75,000 जो है पर मंथ जो क्या देगा, इन मैडम को है जो देगा, ताकि अपना अकोमोडेशन, ताकि अपने रहने की व्यवस्था है जो कर सके, चाहे किराए के घर पे रहे या किसी भी तरीके से रहे। और दूसरी बात ये जो हाउस का पोजीशन है वो इन बूढ़े माता पिता को है जो दिया जाए। ठीक है, ये बात कोर्ट ने इस तरीके से एडजस्ट की। अब आप मुझे बताइए क्या कोर्ट का डिसीजन सही था? इतना ही नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो दोनों कानून है ना, इन दोनों कानून के बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब इस तरीके से डील किया जाए कि किसी भी कानून का जो है एक तरीके से तौहीन नहीं होना चाहिए, दोनों कानून को प्रभाव है जो दिया जाए। तो ये सारी कहानी थी आज के इस मामले के अंदर। और इस केस का नाम क्या था? इस केस का नाम है पूजा मेहता बनाम दिल्ली कह दीजिए, एनसीटी दिल्ली कह दीजिए, एक ही बात है। और ये 2024 का लेटेस्ट मामला है। 2001 का मामला था जो निर्धारित है अभी 4 अक्टूबर 2024 को है जो हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट बहू और सास ससुर की कानूनी लड़ाई, यानी कि जीतेगा कौन? तो कानून के तहत जीतेंगे दोनों। डोमेस्टिक वायलेंस कानून के तहत जाएंगे तो रेजिडेंस के तहत अधिकार प्राप्त करना बहू का अधिकार है जो होता है। और सिमिलरली जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका भी अपने पास में अधिकार है। तो दोनों अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाला ये डिसीजन मुझे लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन आप सब लोग बीच में साझा करना चाहिए। इसीलिए आज आपके बीच में लिंकिंग लॉस के इस यूट्यूब चैनल पे इस केस लॉ की कहानी को मैं लेकर आया हूँ। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ, इस तरह की केस लॉ की कहानी मुझे और लानी चाहिए, आप लोगों के बीच में रखनी चाहिए। और कहानी के माध्यम से अगर आप किसी फैक्ट को अच्छे से याद कर सकते हो, मतलब उसको अप्लाई कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम ऐसा ज़रूर करेंगे।
एक जानकारी आप सब लोगों के लिए, देखो इसी तरीके से चीज़ों को लिंक करते हुए, मतलब पढ़ाई का जो सेगमेंट है उसको और इंटरेस्टिंग और रोचक बनाते हुए अगर हम अपनी पढ़ाई को करें तो उसका एक अलग एस्पेक्ट है जो रहता है। लिंकिंग लॉस का ही एक लिंकिंग ऐप बना हुआ है जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है और साथ ही साथ विंडो ऐप भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां पे मैंने एक ऐसा सेगमेंट स्टार्ट किया है जो तीनों मॉडल पे काम करता है। आधुनिक यानी कि एआई बेस्ड टेक्निक के तहत लीगल ड्राफ्टिंग करना, एडवोकेसी के सारे टैक्टिक्स को सीखना और साथ ही साथ में जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करना। ये सेगमेंट अभी हाल ही में 13 अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप इस सेगमेंट से इसी तरीके से लिंकिंग वे के अंदर डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी जानकारी लेने के लिए 9887746465 यानी कि इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं 9887746465 और यहाँ पे टीम जो है आपको क्या करेगी, हेल्प है जो करने वाली है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 15 मंथ, कितना 15 मंथ का एक कॉम्प्रीहेंसिव बैच है ये, जहाँ पे 3 डेली क्लासेस लॉ की और 1 क्लास आपके लैंग्वेज की है जो डेली बेस पर रहने वाली है, वो भी नोट्स के स्टाइल को डील करते हुए, मूड कोर्ट के सेगमेंट को ऑब्जर्व करते हुए, डिबेट के पर्सपेक्टिव को समझते हुए। ऑनलाइन और ऑफलाइन कहाँ पे होगा, लिंकिंग लॉ कैंपस, विवेक विहार, जोधपुर, नियर राजस्थान हाई कोर्ट। ओके, तो अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9887746465 पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से सफ़र है जो कर रहे हैं, तो जितना आप कैपेबल रखते हैं, वैसे तो देखो ध्यान रखना, अगर हम सक्षम हैं तो अपनी सक्षमता का सिर्फ इसलिए हमें त्याग नहीं करना चाहिए कि किसी तरह का कोई फाइनेंशियल अनड्यू बेनिफिट है जो लिया जाए। ओके, क्योंकि कई बार जो है ना, ईश्वर सब देखता होता है। आज 2 तरह के स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए आते हैं, कुछ लोग थोड़े फाइनेंशियली कैपेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जब कैपेबल कैंडिडेट्स मैनेज कर पाते हैं, तभी हम जैसे लोग भी क्या कर पाते हैं कि हिम्मत कर पाते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो किसी कारण से कैपेबल नहीं है। ओके, तो जो कैंडिडेट किसी वजह से फिनेंशियली रूप से कैपेबल नहीं है, या फिर मान लीजिए कि वो पारिवारिक परिस्थितियों के से डील कर रहे हैं, तो आप लिंकिंग ट्रस्ट को जो है एप्लीकेशन नोट कर सकते हैं, linkingtrust@gmail.com। वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन, साथ में सपोर्टिंग आपको जो डॉक्यूमेंट लगाना है और कितना आप मैनेज कर सकते हैं वो आप बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको निराश ना करूँ और आपकी पढ़ाई का सेगमेंट जो है वो साथ साथ डील हो सके। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि केस लो कहानी का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, और कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेक केयर, गुड नाइट।